हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और चैप्टर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, दैट इज़ द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रेस्पिरेशन मतलब होता क्या है? सबसे बड़ी बात होती है रेस्पिरेशन मतलब है क्या। नॉर्मल से बच्चों, एज यू सी इन फिगर, एक पर्सन है जो सांसें लेता है, ठीक है। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस होता है ना बच्चों, वो कहलाता है रेस्पिरेशन। और इसी रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब आप बोलोगे सर रेस्पिरेशन से एनर्जी कैसे मिलती है? तो देखो, चलो बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। पूरे डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। देखो बच्चों, बात करते हैं सेल का। तो वाई डू रेस्पिरेट, अगर हम क्यों करते हैं रेस्पिरेशन, क्यों करते हैं? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड द सेल। हमें पता है हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सबसे छोटा पार्ट्स कहलाता है हमारा सेल, ठीक है। इन्हीं सेल से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर क्या हुआ है? बना हुआ है। तो ये जो सेल होते हैं ना, ये जो सेल होते हैं बच्चों, ये सेल क्या करते हैं? इनको चाहिए वर्क करने के लिए एनर्जी। इनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। देखिए, दी सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म इन दीज ऑर्गेनिजम्स सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सर्टेशन। तो ये सारा प्रोसेस किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा होता है। तो ये जो प्रोसेस सेल करते हैं, द सेल कैन परफॉर्म दिस फंक्शंस ओनली इफ़ दे गेट द एनर्जी टू डू सो। मतलब इनको ये फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। नॉर्मल सी बात है बच्चों, जैसे हमें कोई फंक्शन करना है तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो वी कैन नॉट एबल टू वर्क, हम लोग वर्क नहीं कर सकते। अगर एनर्जी नहीं होगा तो वर्क करना पॉसिबल ही नहीं है। हेंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच गिव्स देम रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी सभी को क्या चाहिए? एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक। द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड गेट रिलीज व्हेन द ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर और ब्रीथ। समझना, हमें लगी है भूख, हमने क्या कंज्यूम किया? फूड कंज्यूम किया। अब फूड हमारे बॉडी के अंदर गया। अब ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है। अब इन फूड से एक जनरेट होती है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये शुगर हम हमारे ब्लड सेल्स में, हमारे ब्लड में मिल जाता है। और जब ब्लड में हमें मिल जाता है तो हमें आ जाती है, क्या आ जाती है बच्चों? एनर्जी आ जाती है। कहते हैं ना, अरे सर क्या खाना खा लिया, बहुत तगड़े वाली एनर्जी आ गई। तो जब आपको काफ़ी अच्छी खासी एनर्जी आ जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, हम वर्क अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर और ब्रीथ, हम लोग रिस्पायर करते हैं या फिर ब्रीथ, दोनों का मतलब एक ही होता है। रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग दोनों का मतलब बच्चों एक ही होता है, ठीक है। और इसको और डिटेल में देखते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल्स विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन सिंपल सा एक मीनिंग होगा कि जो भी हम जो प्रोसेस है, जो भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं, उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। किस में करना? एनर्जी में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑल द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडरगो सेलुलर रेस्पिरेशन। सभी के सभी, जैसे ऑल द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हम लोग हो गए और यहाँ तक कि आपके एनिमल भी हो गए, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो वी आर ऑल्सो एनिमल, हम लोग भी क्या है? एनिमल हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आएंगे। जैसे देखो होगा क्या, द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज ऑक्सीजन, क्योंकि जब भी हम इनहेल करते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने एक्सेल के थ्रू बाहर कर देते हैं, और जो वाटर होता है हम उसको बाहर करते हैं। कैसे बाहर करते हैं? बाई डूइंग पी, ठीक है। हम लोग बाथरूम जाते हैं और ये हमारा वाटर क्या होता है? रिलीज हो जाता है, या फिर जो स्वेटिंग होता है उसके थ्रू ये वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6,
और आपका ऑक्सीजन होता है O2, बट यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 CO2 प्लस 6 H2O। ओके गाइस, आ जाओ बात करते हैं नेक्स्ट सेल की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, हमारा ये ब्लड प्लाज्मा है, रेड ही कलर से है, देखो डिटैच फ्रॉम होमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स, हमारा ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, RBC जिसको हम RBC भी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोरेटल या फिर रेड ब्लड सेल, ठीक है। होता क्या है, जैसे ये सपोज आपका एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपका कहाँ जा रहा है, ठीक है। इससे निकलेगा आपका टिश्यू सेल्स, ये हैं आपके, देखो द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन अ सेल ऑर्गेनाइजल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को द हाउस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, हाउस ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। द ऑक्सीजन दैट एन ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ इन रिएक्ट विथ द कार्बोहाइड्रेट दैट इज अ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक टाइप का ग्लूकोज है, प्रेजेंट इन द फूड एंड रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो जब फूड आपका टूटेगा, जैसे मैंने लास्ट में आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मैंने दिखाया था कि जब मैंने ग्लूकोज में का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपको एनर्जी मिली, ठीक है, आपको क्या मिली बच्चों, आपको एनर्जी मिली, यहाँ से आप देख सकते हो आपको क्या मिली, एनर्जी मिली, और क्या रिलीज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो गए, आपके रिलीज़ हो गए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है। आगे देखते हैं, तो ये देखो थोड़ा सा आपका सिस्टम है, कैसा है, ये आपका एयर, ये आपका एयर है, ठीक, इसमें CO2 भी है और O2 भी है, ऑक्सीजन भी है। तो अब देखो, अब ले जाने का काम कौन कर रहा है, ले जाने का काम तो ये जो ब्लड जो नर्व्स होती हैं आपकी वो है, ऑक्सीजन इनहेल हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है, ठीक। ये एलिवेरी वॉल्स हैं, ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, जो आप देख सकते हो, ये जो चीज़ें हैं आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ये पोर्शन आपका रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन इन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगा, और ये जो आपका ट्यूब है दैट इज़ अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। अब इसके आगे पूरा फंक्शन मैं बताऊंगा कैसे ये फंक्शन करता है। देखो बच्चों, यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं सर, तो रेस्पिरेशन आपके 2 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप के, 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर, कौन कौन से, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। देखो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा, ऐसे समझ लो, जिसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। जैसे इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन रहेगा तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। एनारोबिक की बात करें तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द सेल इफ द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होता तब। इसकी क्या बात करते हैं, इट लीड्स टू रिलीज अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, बट इट इज़ रिजल्ट लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। नॉर्मल सी बात, ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लेवल लो होगी। ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल्स अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन। नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन तो इसी में आते हैं, क्योंकि हमें अगर एनर्जी चाहिए तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब एनारोबिक में कौन कौन से, जैसे ईस्ट हो गया आपका, ठीक है। समटाइम्स ह्यूमन्स बींग्स अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन, कुछ ऐसा प्रोसेस आता है जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। फोर्थ क्या है बच्चों, carbon dioxide and water are also released in anaerobic respiration, but in this case animals muscle cell release lactic acid and yeast release ethanol and carbon dioxide in anaerobic respiration। यानी जो एनिमल्स होते हैं वो रिलीज़ करेंगे क्या, लैक्टिक एसिड रिलीज़ करते हैं। और देखो कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है,
ठीक है। लेकिन जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा ना तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, मतलब बड़ा सा लेजीनेस सा फील होगा आपको। ठीक है बच्चों, और बात करते हैं एनारोबिक की बात करते हैं। ठीक है, organisms that can exist in the absence of air are called anaerobics. They undergoes anaerobic respiration, hence can get energy even without oxygen. तो यानी इनको बिना ऑक्सीजन के एनर्जी क्या होती है, मिल जाती है, बट वी नो दैट एनर्जी आर वेरी स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल yeast, these are unicellular organisms that exist in the absence of oxygen as well. As a byproduct, they release ethanol and carbon dioxide. ये इनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी इन्हीं से क्या होते हैं, ये बनते हैं. दैट इज़ वाई दे आर यूज टू मेक वाइन एंड बियर. तो आप यहाँ समझ गए, जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट इनका यूज़ किया जाता है क्या बनाने में, वाइन और बियर बनाने में इनका यूज़ करते हैं. यहाँ तक कि इनका हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द एल्कोहल फॉर्मेशन. इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल फॉर्मेशन बोलते हैं. ओके बच्चों, तो अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में कैसे रेस्पिरेशन वर्क करता है. देखो नॉर्मल सी बात है, अगर ये पर्सन रनिंग कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है इसकी ब्रीथिंग रेट जो होगी ना, ब्रीथिंग रेट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चों. क्योंकि हम भी देखते हैं, जब आपको हम रनिंग कराते हैं किसी कंपटीशन में, अगर हमने आपको पार्टिसिपेट करा दिया और बोला बच्चों बहुत तेज़ से दौड़ना है, तो नॉर्मल सी बात है जैसा अभी आप ब्रीथ कर रहे हो ना, आपकी ब्रीथिंग और बढ़ जाएगी, काफ़ी तेज़ी में आप लोग ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हो. सो दैट इज़ द ब्रीथिंग रेट. तो क्या हो जाता है, जब हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है, तो हमारी ब्रीथिंग रेट क्या होती है, बढ़ जाती है. ठीक है, देखो समटाइम मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन. दिस जनरली हैपन व्हेन वी undergoes a heavy exercise such as running, weightlifting, cycling or walking for a long duration. ठीक है, जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन में ऐसा करते हैं तब हमारे साथ ये होता है. इन सच सिचुएशन द मसल्स रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, दैट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इनफ. तो क्या होता है, जब अगर ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ ना हो तो हमें मसल को तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से रिलीज़ होगा, वो रिलीज़ होगा, ठीक है, वो रिलीज़ होगा आपका ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड से. तो हो नहीं पाएगा, तो दिक्कत यही आती है. अब इसके बाद होता क्या है, आपको क्रैम्प पड़ते हैं. क्रैम्प होता है ना, चोट लग जाती है, कहते हैं ना मसल्स खिंच गया. ठीक है, वो उसी की वजह से होता है, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से. हेंस एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल्स. एज अ रिजल्ट ऑफ मसल ऑल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड लॉन्ग विथ एनर्जी. यानी आपको लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करेगा और क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा. तो इसी के साथ आपको क्या लगता है, थकान लग जाती है, कहते हैं बहुत थक गए, टायर्ड हो गए, बहुत क्या हो गए आप लोग, टायर्ड हो गए हो. ठीक है, दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट इन द मसल्स एंड कॉजेज क्रैम्प. ये क्या करता था, आपके मसल्स में क्रैम्प लगा देता है. तो भाई अब क्रैम्प लग गया तो नॉर्मल सी बात है, बहुत दिक्कत होती है, आपके मसल्स क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, वहाँ पे आपके मसल्स कहते हैं फटीक हो गए, आपके मसल्स बहुत तकलीफ देता है वो. ठीक है, दिस इज़ वाई वी ऑफ्टन फील क्रैम्प वाइल डू वी हैवी एक्सरसाइज. जब भी हम कभी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्रैम्प होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. इसीलिए कहा जाता है कभी भी एक्सरसाइज करिए तो उससे पहले थोड़ा सा आप लोग अपने वार्म अप, एक वर्ड आता है वार्म अप, कर लिया करिए, कि हाथ पैर को थोड़ा इधर घुमा के. तो ये थोड़ा सा अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि आपके मसल्स उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं. तो इसमें जो प्रोसेस होता है बच्चों, जो ग्लूकोज होता है वो फॉर्म होता है दो में, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में. लैक्टिक एसिड में भी टूट जाता है और किस में टूट जाता है बच्चों, एनर्जी में, वो ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है बच्चों, तो अगर आपके बॉडी में क्रैम्प हो जाए ना, कहीं भी क्रैम्प हो जाए, तो उसको सोल्यूशन कैसे आएगा. देखो, इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प, अगर हमें क्रैम्प से रिलीफ चाहिए, हमें उससे छुटकारा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, वी कैन टेक अ हॉट वाटर बाथ आर मसल्स और मसाज आर मसल्स. ठीक है, तो या तो क्या करना, आप एक हॉट वाटर बाथ ले लो एक, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस जैसे यहाँ पे आपको क्रैम्प आए ना, तो इस पर्टिकुलर जगह की आपको मसाज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, अच्छे से रन करने लगेंगे. दिस इज शो बिकॉज हॉट वाटर बाथ आर मसाज improve the blood circulation in the muscles. Okay,
As a result, the oxygen reach the cell easily, which break on the lactic acid into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो क्या करेगा, लैक्टिक एसिड को, ठीक है, क्या करेगा, लैक्टिक एसिड को, जो आपका लैक्टिक एसिड बन रहा था बॉडी के अंदर, लैक्टिक एसिड को उसको ब्रेक डाउन कर देगा किस में, CO2 और किस में, एनर्जी वाटर में, ठीक है, और किस में, वाटर को। तो CO2 हम एक्सेल के थ्रू बाहर कर देंगे, ठीक है, हमने सांस छोड़ी तो CO2 हमारा बाहर हो गया, और वाटर हम अदर किसी मेथड के थ्रू हम उसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बात आती है ब्रीथिंग की, तो पूरे चैप्टर ही ब्रीथिंग क्या ही हो रहा है, तो इस पे और डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, ब्रीथिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टेक in the oxygen rich air present in the surrounding and release out air that contain high amount of carbon dioxide। समझना, दो वर्ड में इस चीज को समझाता हूं मैं बच्चों, ठीक है। जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हम ब्रीथ इन करते हैं तो उसमें एयर आता है, नॉर्मल सी बात है। हम ब्रीथ इन करते हैं तो भी एयर होता है, अगर हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें भी क्या होता है बच्चों, एयर होता है, दोनों में एयर होता है। बट आपने देखो, अब एक चीज़ और अच्छी सी याद है, मैं उस चीज़ को आपको बताता हूँ, आप अभी समझ जाओगे। देखो, जब ब्रीथ इन करते हैं हम लोग ना, तो हम इसमें अमाउंट तो सारे के सारे होते हैं, इसमें CO2 भी होता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी होता है, और भी बहुत सी गैसेस होती हैं। बट जो मोर अमाउंट में होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट की बात करें तो वो होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो इसमें भी लगभग सारी गैसें होती हैं, लेकिन सबसे अधिक जो होता है वो आपका होता है CO2। कौन सी गैस होती है, CO2 होती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या आता है, H2O भी रिलीज होकर बाहर चला आता है। अब देखो, आप बोलोगे सर पानी कैसे आता है, हमारे नाक से तो पानी आता नहीं, बिल्कुल नहीं आता बच्चों। लेकिन देखो, अभी एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी एज वी नो दैट अभी ठंड का सीजन चल रहा है, बढ़िया से एकदम ठंडी पड़ रही है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, अभी अभी बैठे बैठे अपने नोज़ के पास अपना हाथ रखना, ठीक है, अपने नोज़ के पास, जैसे आपका नोज़ है ना, यहाँ पे अपनी फिंगर रखना, यहाँ पे अपनी फिंगर रखोगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना आपके फिंगर पे छोटे 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 वाटर ड्रॉप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों ये कहाँ से आया, तो बच्चों यहीं से आया, आपके बॉडी के अंदर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, आपके बॉडी के अंदर से आ रहा है, ठीक है। देखो, उसके आने के पीछे रीज़न क्या होता है, एक्चुअली जब हम ब्रीथ आउट करते हैं ना, तो अंदर क्या होता है, बहुत ही एनर्जी जनरेट होती है। तो वो जो वाटर होता है ना, वो जो आपका H2O वाटर है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, बस वही चीज़ है। चलो अब बात करते हैं ब्रीथिंग रेट का। तो बच्चों हमें पता है, देखो ब्रीथिंग रेट, अभी जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, तो अभी ब्रीथिंग रेट हमारी बड़ी सी नॉर्मल से रहती है। मतलब हम लोग पर मिनट 15 to 18 बार पर मिनट हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है, 15 से 18 बार हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको दौड़ा दूँ, ठीक है, आपको कह दो बच्चों चलो दौड़ो, तो आपकी जो ब्रीथिंग रेट हो जाएगी ना, वो बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो कितनी बढ़ जाएगी, तकरीबन अगर आपने एक हैवी एक्सरसाइज किया है तो तकरीबन 25 टाइम्स पर मिनट आपकी ये बढ़ जाता है, ठीक है। यानी 1 मिनट में आप कम से कम 25 बार आप सांस लेने लगते हो सकता है मोर देन इससे भी ज़्यादा आप सांस लेना स्टार्ट करते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों ना, वो हमारा कहलाता है ब्रीथिंग रेट। वो क्या कहलाता है, ब्रीथिंग रेट। अब क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे आता है कि सर ऐसे नॉर्मल में हमें कम बार सांस लेना पड़ता है, लेकिन हम दौड़ने लगते हैं तो हमें अधिक सांस क्यों लेना पड़ता है, या क्वेश्चन आपके मन में बनता है, बिल्कुल बनेगा। देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर हम नॉर्मल चल रहे हैं या बैठे हुए हैं या फिर बात करें, तो हमें उतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, और वर्क कैसा है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, या फिर हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो जब हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना, तो क्या हो जाएगा, हमें
ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कहाँ आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। तो जब हम बहुत तेज़ी से सांस लेना स्टार्ट करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, और ये ऑक्सीजन हमारे किसके साथ जाएगा, बॉडी के अंदर के साथ फूड के साथ जाएगा, रिएक्शन करेगा, और फूड के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें एनर्जी देगा। ठीक है, क्या देगा, एनर्जी देगा, और एनर्जी के साथ साथ क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, मतलब वाटर बनाएगा। ठीक है, तो CO2 और वाटर तो हम अपने बॉडी से निकालते रहेंगे और एनर्जी को हम यूज़ करते रहेंगे एज अ वर्क। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज़ को यहाँ पे पूरा मेंशन हुआ है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, देखते हैं। वी टेक इन द एयर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट थ्रू आवर nostrils which travels through the nasal cavity. Okay, then it move through the windpipe and reach the lungs. देखो बच्चों, जो भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारे नोज के थ्रू हमारे कहाँ पे आता है, विंड पाइप में आता है। ये हमारा विंड पाइप हो गया। ठीक है, अब विंड पाइप के थ्रू कहाँ चला जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है। ठीक है, देखो, द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विच इज सराउंडेड बाय द रिब्स। आपने देखा होगा, अगर आपने पूरा का पूरा स्केलेटन देखा होगा बच्चों, तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पूरे बोन्स लगे होते हैं, कुछ इधर लगे होते हैं और कुछ इधर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये कैविटीज़ होती है। ठीक है, ये कैविटी क्या करता है, आपके हार्ट को और आपकी जो लंग्स है उसको सेफ रखता है, उसको सुरक्षित रखता है। ठीक है, होता क्या है, देखो, वन ऑफ द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी लेयर अ मसल सीट्स कॉल्ड डायफ्राम। ये जो पोर्शन है, ये आप देखो चेस्ट से बिल्कुल लगा हुआ रहता है, ये जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाता है, डायफ्राम कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों, देखो यहाँ पे मेंशन है, ये क्या कहलाता है, आपका डायफ्राम कहलाता है। ठीक है, ये आपका राइट लंग्स हो गया, ये आपका लेफ्ट लंग्स हो गया, ये आपका ब्रैक्नियम्स हो गया, ब्रोनोइस हो गए। ठीक है, ये आपके लेरेंस हो गए, नोज हो गए, नोजल चैनल हो गया, फ्रंटियल साइनस हो गया, और आपका पेनिकल डियल साइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आपका है, कुछ लोगों को देखो, एक यहीं से थोड़ा सा साइनस आ गया, तो यही मैं आपको बताऊँ, साइनस थोड़ा सा एक डिसीज़ भी है। साइनस क्या बच्चों, एक डिसीज़ भी है, जिनको जुकाम की कंडीशन रहती है कि हमेशा उनको कफ रहता, वो कोल्ड लगा रहता है, उनकी नाक हमेशा बहती रहती है, या फिर सोने पे इनकी नाक क्या होती है, बंद हो जाती है, फिर इनको बार बार उठना पड़ता है। तो यही साइनस की वजह से होता है। साइनस जब बढ़ जाता है ना, कहते हैं ना साइनस बढ़ गया है, तो साइनस बढ़ गया एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। साइनस बढ़ जाने का मतलब यही है कि अब ये यहाँ जो मसल्स है ना, तो ये बढ़ जाता है, बस, और कोई चीज़ बहुत बड़ा इशू नहीं होता, बट इसका थोड़ा सा टाइम लगता है काफ़ी इसको रिपेयर होने में। चलो बच्चों, बात करते हैं कैसे हम ब्रीथिंग करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस, जब हम ब्रीथिंग का प्रोसेस हमारा चलता है, द मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम्स टेक प्लेस। दो चीज़ प्लेस करते हैं, कौन कौन सा प्लेस करते हैं, एक डायफ्राम प्लेस करता है, और दूसरा क्या होता है, नोजल कैविटी होते हैं, रिब्स होते हैं हमारे जो मेन होते हैं जहाँ से। ठीक है, दूसरा, दिस इज सो बिकॉज द लंग्स एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। एज देखो, अब इसको समझना, जब भी हम सांस लेते हैं ना बच्चों, जब इनहेल करते हैं, तो आपने देखा होगा आपके सीने थोड़े से फूल जाते हैं, आपका जो चेस्ट है वो फूल जाता है। तो वो चेस्ट नहीं होता, वो नीचे जो रिब्स होता है ना, वही जो आपका ये डायफ्राम होता है, जो आपका डायफ्राम होता है, ये फूलता है। ठीक है, एज वी टेक इन द एयर इज फिल्स अप द लंग्स, दिस मूव्स द डायफ्राम डाउनवर्ड्स एंड द रिब्स आउटवर्ड्स। ओके, the lungs when releasing out air from the body which brings back the diaphragm and the ribs or the normal position। और जब हम छोड़ते हैं तो हमारे रिब्स भी और डायफ्राम भी क्या होते हैं, नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे हमने क्या क्या इनहेल किया, तो ये आपका चेस्ट ऊपर चला जाता है और ये जो डायफ्राम है वो नीचे आ जाता है। डायफ्राम कहाँ होता है आपका, नीचे आ जाता है, और जैसे ही आप ब्रीथ आउट करते हो तो ये पुरानी पोजीशन में आ जाता है और ये भी अपनी पुरानी पोजीशन में चला जाता है। तो यही होता है। ठीक है, तो इनहेल में क्या करते हैं, इनहेल में हम ऑक्सीजन को, या फिर ऑक्सीजन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि डायरेक्ट हम ऑक्सीजन नहीं लेते, हम नॉर्मल सी बात क्या लेते हैं, एयर को। ठीक है बच्चों, हम क्या लेते हैं, एयर को लेते हैं, एयर को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। अब वो अंदर की चीज़, वो बाकी काम जो होता है लंग्स का होता है कि ऑक्सीजन रखना है कि
कार्बन डाइऑक्साइड रखना, ठीक है। एक्सेल में वही प्रोसेस होता है, एक्सेल करेंगे। एक्सेल इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट एयर दैट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम अ बॉडी, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी के अंदर स्टोर रखते हैं उसको क्या होता है, बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है एक्सेलेशन प्रोसेस, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सेलेशन द डायफ्राम मूव्स टू इट्स फॉर्मर पोजिशन एंड द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, ओके। तो ये आपका फिर से पुरानी पोजीशन में चला जाता है और ये आपके फिर से अपना पोजीशन, अपनी जैसे नॉर्मल पोजीशन है उसमें आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये रहा एक्सेल और इनहेल क्या। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों कि हम लोगों को छींक क्यों आती है, दैट इज स्नीज क्यों आता है। उसके पीछे देखो, नॉर्मल सी बात है, जुकाम हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ऐसे कभी कभी होता है ना कि जुकाम नहीं होता फिर भी हमें छींकें आना स्टार्ट होती हैं। तो कुछ लोगों को तो एलर्जी होता है, दैट्स डिफरेंट थिंग्स, बट कभी कभी बिना एलर्जी वाले बच्चों को भी क्या आती है, छींकें आती हैं। देखो होता क्या, एज वी इनहेल द एयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग समटाइम्स वेरियस अनवांटेड एलिमेंट्स सच एज स्मोक एंड डस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। नॉर्मल सी बात है, अगर एटमॉस्फेयर से हम एयर ले रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में एयर के साथ साथ डस्ट और अनवांटेड स्मोक भी आना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। हाउएवर they get stuck in the hair in our nostril but some of them can get through the nasal cavity। देखो क्या होता है, आप अपने नोज में देखोगे ना तो उसमें छोटे 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 हेयर पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स वही काम करते हैं और आपकी नोज हमेशा स्टिकी हो रहती है। स्टिकी इसलिए रहती है ना क्योंकि जो अनवांटेड पार्ट्स होते हैं ना उसको उसमें क्या करते हैं, स्टिक कर देता है। जैसे आपका ये नोज है ना, तो आपके नोज जैसे स्टिकी से रहते हैं, इसमें हमेशा क्या रहता है, चिपचिपा सा रहता है ना। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आते हैं नोज में और यहीं पे वो स्टिक हो जाते हैं। बट कुछ ज़्यादा ही सारे टाइप के होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जब वो अंदर चले जाते हैं ना तब हमें इरिटेशन होती है। क्या होती है बच्चों, फिर आपको इरिटेशन होती है और जब इरिटेशन होता है तो मेक अ स्नूज। हम लोग क्या करते हैं कि स्नूज करते हैं और छींक मार के सारी चीज़ को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोगों ने तो देख तो लिया कि भाई ह्यूमन में कैसे ब्रीथ करते हैं। अब लेकिन भाई जो और भी ऐसे प्लांट्स हैं जो और ऐसे एनिमल्स हैं वो भी ब्रीथिंग करते हैं। जैसे कि हम बात करें अपने प्यारे कॉकरोच का, ठीक है, प्यारा तो नहीं है लेकिन घर में मिल जाएगा देखने को आपको, ठीक है। तो ब्रीथिंग इन कॉकरोच कैसे ब्रीथ करते हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, टेरेस पाए जाते हैं, ठीक है, टेरेस पाए जाते हैं। देखो क्या होता है, मेनी इंसेक्ट लाइक कॉकरोच have small opening called spiracle present in on the side of the bodies। उनके बीच में, बॉडीज़ के बीच में स्पेरिकल्स पाए जाते हैं। आप कॉकरोच को देखोगे तो कॉकरोच की बॉडी बिल्कुल स्पेरिकल्स जैसे मिलेंगे आपको, बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको वो मिलते रहेंगे। ऑल्सो दे हैव एन एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द टेरेच दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन देयर इंसेक्ट। मतलब इनमें हम लोग जैसा सिस्टम नहीं होता, ये बड़े आराम से बॉडी से ही एयर को अंदर कर सकते हैं और एयर को बाहर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। द एयर इंटर इन द बॉडी थ्रू द स्प्रिंकल्स एंड डिफ्यूज इन द सेल बाय द टेरेच के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, सेल में डिफ्यूज हो जाएंगे। आफ्टर दैट सिमिलरली द एयर फ्रॉम द सेल इंटर्स द टेरेच एंड मूव आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पेरिकल्स। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, अब देखो ये कॉकरोच देखो यहीं पे ये जो है ना, ये देखो आपके यहाँ पे पोर्शन कटे हुए हैं ना, यहाँ पे भी देखो इस कॉकरोच के पोर्शन कटे हुए हैं, तो ये यहीं से ब्रीथिंग करता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अगर इस कॉकरोच का मैं सर यहाँ से काट दूँ, ठीक है, इस कॉकरोच का मैं सर यहाँ से काट दूँ तो भी ये जिंदा रहेगा, तो भी ये मरेगा नहीं, तो भी ये क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। एक टाइम के बाद, अच्छा ऐसा क्यों, चलो फिर से इसको ले आते हैं, ऐसा क्यों, अगर इस कॉकरोच के मैंने सर को काट दिया, ठीक है, सर आपका इधर हो गया और बाकी पोर्शन आपका इधर हो गया, पर फिर भी ये कॉकरोच क्या जिंदा है, फिर भी कॉकरोच क्या है, जिंदा है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो होता क्या एक्चुअली बच्चों ना, कॉकरोच का जो ब्लड सर्कुलेशन वाला सिस्टम होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ सर में अलग होता है और पीछे जो बॉडी होती है उसका अलग होता है, यानी इसका यहीं से घूम के यहीं पे वापस चला जाता है।
और इसका यहाँ पे घूम के ऐसे घूमता रहता है इधर, ठीक है। इसकी वजह से अगर इसको सर को अलग कर दिया जाए तो भी ये जिंदा रह सकता है। मरता कब है सर? मरता इसलिए है क्योंकि इसको फूड नहीं मिलता, और फूड नहीं मिलेगा तो नॉर्मल सी बात है कोई भी मर जाएगा यार, ठीक है। ये तो कॉकरोच है, इंसान भी मर जाएंगे। अब बात करें प्यारे से ये अर्थवर्म की और ये प्यारे से मेंढक की, फ्रॉग की। तो अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म जो ना, जो इसका जो रेस्पिरेशन होता है ना, पहली बात तो यार समझ नहीं आता इसका मुंह किधर है और पीछू किधर है, ठीक है। समझ ही नहीं आता कि इसका मुंह किधर है और पीछे किधर है, आप लोग नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ऐसी क्वालिटी होती है ना, ये कभी कभी आप देखोगे कभी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, बढ़िया ऐसे चल रहा है, आपने देखा कि सर, तो आप बोलोगे सर इसका मुंह इधर है, बट जैसे आप इधर टच करोगे इसको ना, ये उल्टा चलना स्टार्ट कर देगा। तो अब बताओ किधर, तो इसका डिसाइड नहीं होता किधर क्या है। तो रही बात, अब जब मुंह ही डिसाइड नहीं है इसका, माउथ ही डिसाइड नहीं है इसका, माउथ ही डिसाइड नहीं है, तो रेस्पिरेशन वाली बात कहाँ से आती है बच्चों? तो बट इसमें रेस्पिरेशन होता है। करते क्या है, ये अपने स्किन से रेस्पिरेशन करता है। कहाँ से करता है बच्चों? स्किन से रेस्पिरेशन करें, चाहे इसकी बात करें चाहे हम अपने प्यारे से फ्रॉग की बात कर लें, ये यहीं से रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवर्म्स हैव अ सॉफ्ट, स्लिमिंग एंड मॉइस्ट स्किन, hence the gases can easily pass in and out of the earthworm through its skin. Similarly, frog also have an slippery and moist skin that can help in breathing. However, frog contain lungs too. देखो बड़ा सा इंटरेस्टिंग सी बात है, फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स के पास लंग्स भी होते हैं और ये अपने स्किन के थ्रू भी क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। तो सोचो यार कितना बढ़िया चीज़ है फ्रॉग के बारे में, हमारे पास ऐसा होता तो क्या बात था, ठीक है। बट थोड़ा सा इश्यू आपके पास ये रहता है, अपने बॉडी को हमेशा मॉइस्चर करने रहता। ओके बच्चों, और ठंड में तो नहाते तो नहीं होगे आप लोग, मुझे पक्का यकीन है, ठीक है। चलो बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने फिश ले लिया, हमें पता है फिश में कैसे रेस्पिरेशन होता है। जो एनिमल्स अंडर वाटर रहते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हमारे अंडर वाटर रहते हैं उनकी स्पेशल कैटेगरी होती है सांस लेने की, ठीक है। वो ब्रीथिंग कैसे करते हैं? वो ब्रीथिंग करते हैं गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। तो आप जो फिश देखते हो ना, फिश के अगल बगल में आप देखोगे ना, इस तरह के प्रोसेस बने होते हैं, इस तरह के फंक्शंस बने होते हैं। इन्हीं फंक्शन को कहते हैं गिल्स कहते हैं। इन्हीं फंक्शन क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। इन्हीं के थ्रू ये सांस लेते हैं, ठीक है। दे आर अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स के स्किन पे बने होते हैं। गिल्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनिमल एंड द वाटर easily. Okay, some animals called the amphibious can breathe on land by lungs and through moist skin underwater, for example frog and toads. ठीक है, बस यही रीज़न है कि जो फ्रॉग होता है ना उसके पास लंग्स भी होता है और स्किन, मॉइस्ट स्किन भी होती है, जिसकी वजह से अगर मॉइस्ट स्किन है तो वो अंडर वाटर ले लेता है सांस, और लंग्स है तो वो एटमॉस्फेयर में आके बाहर आके सांस ले सकता है। तो ऐसे जो प्लांट्स, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो दोनों जगह रख सकते हैं, उसको हम कहते हैं एम्फीबियस। क्या कहते हैं बच्चों? उनको एम्फीबियस उनको बोला जाता है। अब मेरी बात समझिए आप, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर चलो ठीक है, बात समझ में आया, एयर में तो बहुत सारी एयर था हमने ले लिया, लेकिन अगर जो फिश है, जो आपकी फिश है वो अंडर वाटर एयर ले लेती है, तो हम अंडर वाटर एयर क्यों नहीं ले पाते हैं? ये बात आती है ना माइंड में, बिल्कुल आनी भी चाहिए यार, क्यों नहीं आनी चाहिए, बेशक आनी चाहिए। होता क्या बच्चों, अगर हमारे पास भी गिल्स होते तो बड़े आराम से हम अंडर वाटर में सांस ले सकते थे, बट हमारे पास गिल्स नहीं है, इसकी वजह से हम अंडर वाटर सांस नहीं ले सकते। और जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जो होता है ना, वो वाटर में घुलनशील होता है, मतलब वाटर में बड़े आराम से मिक्सर हो जाता है, इसलिए वहाँ पे वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। फिश की बात करें तो ये इनहेल और एक्सेल हो रहा है, ये आपका ग्रिल है, ठीक है। ग्रिल के अंदर आया और यहाँ पे ग्रिल आप देख सकते हो, ग्रिल इन ग्रिल चैम्बर, यहाँ से अपना ऑक्सीजन ये लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये बाहर प्रोड्यूस कर देगा। ओके बच्चों, चलिए अब सबसे बड़ी बात आती है रेस्पिरेशन इन प्लांट की। तो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होगा भाई? प्लांट का रेस्पिरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट थोड़ा सा उल्टा करता है प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस क्या करता है, थोड़ा सा उल्टा करता है। देखो अब प्लांट के रेस्पिरेशन की बात करें तो ये पहले तो सनलाइट लेगा। क्या लेगा? सनलाइट लेगा। सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल लेगा।
क्या लेगा, फिल लेगा, ठीक है। क्लोरोफिल लिया, अब क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, और अंडरग्राउंड से क्या लेगा, वाटर लेगा, नीचे से क्या लेगा, वाटर लेगा। वाटर लिया, सनलाइट लिया, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इसने क्या बना लिया, अपना फूड बना लिया, दैट इज C6H12O6। और मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये क्या है, ये हमारा है शुगर, ये क्या है हमारा शुगर, या फिर हम इसे बोलेंगे ग्लूकोज। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लूकोज बोलेंगे। चलो देखो, प्लांट रिस्पायर थ्रू द थीन प्रोपर्स प्रेजेंट ऑन दियर लीव्स अ सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा, जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इंटर द प्लांट्स while carbon dioxide leave the plant through these pores. Roots of plants respire through air space present in the soil. ओके बच्चों, बस देखो, अब छोटी सी एक और चीज़ बतानी है आपको, जो एक वर्ड आता है कि आखिर जो वुड होते हैं, देखो, द वुडी स्टेम ऑफ प्लांट्स हैव लेंटिसेट्स। क्या होते हैं इसमें, लेंटिसेट्स होते हैं टू फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन गैसेस। आप इसको देख सकते हो, ये जो ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, ये तो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं ना, आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, बहुत सारे हैं, आप खुद भी एक दो चेक कर सकते हो। तो यहाँ से ये गैसेस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एज वी नो दैट, मैंने यहाँ से आपसे क्यों बोला कि जो प्लांट होता है बच्चों, उसका रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि चाहे ह्यूमन की बात करें, चाहे आप एनिमल की बात करें, जब ये रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। हम ये इनहेल करते हैं और इसको एक्सेल करते हैं। बट आवर प्लांट, हम क्यों इतना जोर देते हैं कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, इसलिए बच्चों कि जो प्लांट होता है वो CO2 इनहेल करता है और एक्सेल करता है O2, ठीक है। यानी अपना जब ये खाना बनाता है तो CO2 लेता है और हमें क्या देता है बच्चों, ऑक्सीजन देता है। मतलब सोचिए, अपना खाना बनाते समय भी हमारे सेहत का ध्यान रखता है। तो ओके बच्चों, बस आज के चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो मस्त वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे बहुत से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव नाइस डे।